हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स बाय सुलेश सर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे। ये महाशय जो है, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। वो लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हम पढ़े थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्यों डिफाइन करना जरूरी है? तो अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स बताते हैं तो उसका रीजन हमने दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। सो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का समझने का ट्राई करते हैं तो ये ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और यही सोर्स चार्ज के आसपास अगर कोई टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स होता है। तो रिपल्सिव फोर्स लगने के बाद ये जो चार्ज है, अगर ये चार्ज फिक्स नहीं है यानी इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो कहीं ना कहीं एक सर्टेन पाथ पे मूव होके जाने वाला है। तो वो जो पाथ है, वो ज्योमेट्रिकल पाथ जो है, वो जो हम ड्रॉ करते हैं, ऑन पेपर हम ड्रॉ करते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड यूजुअली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूजुअली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है रियल में दिखती नहीं है। बट हम जो है ऑन पेपर इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करते हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ये मूव होना स्टार्ट होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि द पाथ अलोंग विच दिस चार्ज वुड मूव विल बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी ये जो चार्ज है, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक बेसिक ज्योमेट्री है जो रिप्रेजेंट करी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम देखते हैं एक ज्योमेट्रिकल पाथ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पी क्यू आर कर्व बताया है। समझ में आ रही बात? तो हमारे पास ये जो P पॉइंट है, Q पॉइंट है और R पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट अलग अलग हमने डिफाइन किए है। बट हमारे पास एक PQR कर्व है। तो मान लो कि कोई एक चार्ज था और ये चार्ज फोर्स लगने के बाद, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के बाद ये कर्व पे मूव हुआ है। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री हमने एक कर्व पाथ बना दिया और वही कर्व पाथ जो है वो बन जाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो समझो एक बात को, जैसे हम 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे, स्ट्रीम लाइंस का कंसेप्ट आता था फ्लूइड मैकेनिक्स में। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं अभी याद कराता हूँ। जो स्ट्रीम लाइंस थी, वो स्ट्रीम लाइंस को भी हम ऐसे ही ड्रॉ करते थे। और स्ट्रीम लाइंस को ड्रॉ करने के बाद हम एक बात बताते थे कि हमारे पास जो भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वही टेंजेंट पे फ्लूइड पार्टिकल की डायरेक्शन या वेलोसिटी डिफाइन होती थी। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई कर्व है जिसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोले अभी, अगर उसी कर्व पे हम कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम जो कर्व हमें दिया है वही कर्व पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो बिल्कुल स्ट्रीम लाइंस के कंसेप्ट से मिलता है। तो आप रिकॉल करो, स्ट्रीम लाइंस में भी हमने पढ़ा था कि ये जो कर्व का कंसेप्ट है वो भी एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था, राइट? सो हम ये कह सकते हैं
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोला जाता है. सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field. तो अगर कोई चार्ज पे फोर्स लगता है और वो चार्ज जब भी मूव करना स्टार्ट करता है, अगर वो चार्ज कोई भी पॉइंट पे फिक्स नहीं है और मूव करना स्टार्ट करता है, तो जो चार्ज का मोशन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका कोई एक पाथ होगा, और उसी पाथ को हम ट्रेस करके हम क्या करते हैं, एक कर्व बना देते हैं, और वही कर्व कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट. And the tangent to which at any point gives the direction of the electric field at that point. So बहुत ही important चीज कि अगर हमें कोई भी कर्व देते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे. लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में होती है, राइट. बट अगर हमें कोई कर्व देते हैं तो हम क्या करेंगे, उस कर्व पे जो भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम वही कर्व पे जाके वही पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करनी हो तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़े, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़े. नाउ यहाँ पे हमने जो 3 पॉइंट रखे हैं वो 3 पॉइंट है पी क्यू आर. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया टेंजेंट, इसी डायरेक्शन में मिला हमें ई ऑफ पी विच डिनोट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट पी. सिमिलरली क्यू पॉइंट पे भी कह सकते हैं कि यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये डायरेक्शन में होगी, और आर पॉइंट पे भी हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आर पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में होगी. अगर ये कर्व नहीं होता, एक स्ट्रेट लाइन होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर एक पॉइंट के लिए एक ही डायरेक्शन में होती, राइट. समझ रहे हो बात को. अगर हमारे पास ये कर्व नहीं होता बट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती ऐसे, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते तो हर एक टेंजेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में मिलता, और एक ही डायरेक्शन में टेंजेंट मिलने से हम क्या कह सकते हैं, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है. बट यहाँ पे कर्व था तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में होती है. सो क्लियर है बात, समझ रहे हो बात को, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम डिफाइन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो आपको जितनी भी प्रॉपर्टी याद रहे, मैक्सिमम आपको जितनी भी प्रॉपर्टी याद रहे उतनी याद रखनी है, बट मिनिमम जो है वो 6 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी. सो समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज. सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम आगे समझे. द टेंजेंट टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर दैट पॉइंट. सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कोई भी कर्व पे फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, कर्व पे जो भी पॉइंट हमें दिया है वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या पता चलेगी, डायरेक्शन. Second property, the electric field lines do not really exist, they are imaginary curves. So basic चीज समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजनरी कंसेप्ट है. बिकॉज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों डिफाइन करते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को बेहतरीन तरीके से समझना है, ऑन पेपर समझना है, तो हम क्या करते हैं, एक ज्योमेट्री को बताते हैं, और वही ज्योमेट्री जो है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे रियल में नहीं होती है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए दिया गया है. नाउ
थर्ड वन, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व्स विथआउट एनी ब्रेक्स। सो अगर हमें किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बताया गया हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी मान लो कि कोई एक सरफेस पे एक से ज्यादा बहुत सारे चार्ज है, बट कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ज की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करना है, तो हम पेपर लेंगे और बिना हाथ उठाए सीधी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को खींच देंगे। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व्स विथआउट एनी ब्रेक्स। तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। तो ये समझो कि ये वाली प्रॉपर्टी थी वो सेम प्रॉपर्टी है जो हमने स्ट्रीम लाइंस में भी पढ़ी है। सो स्ट्रीम लाइंस का जो कंसेप्ट था, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात हो रही है, 11th स्टैंडर्ड की बात हो रही है। समझो कि हमने पढ़ा था नो टू स्ट्रीम लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, बट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बात तो सेम ही हुई। जैसे हमने टेंजेंट का कॉन्सेप्ट देखा कि वहां पे भी बात सेम ही थी, वैसे ही यहाँ पे अगर किसी दो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंटरसेक्ट करवाते हो, तो ये देखो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये वाली, और यहाँ पे ये है दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आप देखो कि ये वाले पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट होती है, और ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती है, तो हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती है तो ये वाले पॉइंट पे दो टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। मान लो कि P वाला पॉइंट है ये, और यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें पर्टिकुलर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए, तो यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ये डायरेक्शन में होगा। और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो ये डायरेक्शन में होगा। उसका मतलब ये हुआ कि P वाले पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है। मतलब एक आदमी दो जगह पे हो, ऐसी बात हुई जो पॉसिबल नहीं है। सो इफ दे इंटरसेक्ट, then there will be two tangents at that point of intersection जो हमने यहाँ पे बताया, and hence two directions of the electric field at the same point which is not possible। तो ये वाले पॉइंट की अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना वो पॉसिबल नहीं है। सो हम इंटरसेक्शन नहीं बता सकते। तो आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करो, एक बात खास ध्यान में रखो कि हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करवाना है। क्लियर सी बात है, फोर्थ पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। पैरेलल और स्ट्रेट लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बोला गया है कि पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है। द फील्ड इज यूनिफॉर्म, and if electric field lines are not equidistant or straight line, the field is non-uniform। so हम ये बताते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, वो कैसे पहचाने। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो तरह के होते हैं, पहला होता है यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इक्विडिस्टेंट होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इक्विडिस्टेंट होती है वो ये बताती है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म यानी सेम है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, ये बात आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंट है, तो आप जब भी कोई डायग्राम देखते हो और ऐसा कुछ देखो तो मन में एक ही जवाब आना चाहिए कि ये फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट तो नहीं हो रही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, इक्विडिस्टेंट नहीं है, वो पैरेलल नहीं है। तो ऐसी फील्ड जो होती है उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हो कि एक एक्स पॉइंट है,
दूसरा y पॉइंट है, यहाँ पे मैंने बताया कि x का फील्ड ज्यादा है y से, उसको समझते हैं अगले पॉइंट पे। पर आप देख लो कि अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होने वाला है। क्लियर हो रहा है फिफ्थ पॉइंट? तो आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। The relative closeness of electric field lines gives a measure of the strength of the electric field in any region। तो हमारे पास तीन अलग अलग तरह के रीजन है। पहला जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है, एक दूसरे से नजदीक है। दूसरा जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे से दूर है। और तीसरा जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट है और इक्वली स्पेस्ड है, और उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड, जैसा हमने लास्ट पॉइंट में भी पढ़ा। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इक्विडिस्टेंट नहीं होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सेम नहीं होता है। सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो यहाँ पे देख लो कि ये वाला जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज नहीं है यानी दूर दूर है। तो distribution of electric field lines gives a measure of the strength of the electric field in any particular region। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है वो ये बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगी। तो जब भी आपको क्लोज क्लोज दिखाई दे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज है, तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्ट्रांग है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो दूर दूर दिखाई दे तो उसका वो मतलब होता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन। सो समझ में आ रही बात? वैसे ही अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो पॉइंट हम ले ले तो दोनों के दोनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। राइट? तो ये थी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं सेवंथ प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल है, जो हम पढ़ के ही आ रहे हैं। फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था कि सोर्स चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज पॉजिटिव हमने लिया था और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव था। तो जैसे ही टेस्ट चार्ज ने बाहर की ओर अपना फोर्स एक्सपीरियंस किया तो उसकी मदद से हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो डिसाइड की थी रेडियली आउटवर्ड। सो फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। बट ये जो डायग्राम है वो ये स्फीयरिकल रीजन का फील्ड बताता है। तो हमें भी पता है कि पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहता है, E is equals to kq by r square, which is the most important formula electric field due to a point charge। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरिएशन में होता है। तो अगर आप कोई ऐसा डायग्राम देख लो कि जहां पे ये बताया हो कि यहाँ से हमने एक डॉटेड लाइन देखी है और यहाँ से डॉटेड लाइन देखते हैं, यानी सभी स्फेरिकल जो रीजन है वहां पे डॉटेड लाइन बताइए। तो डॉटेड लाइन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरिएशन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। सो फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। सिमिलरली एट्थ नंबर की प्रॉपर्टी भी हम बना देंगे। Field lines of a negative point charge are directed radially inwards। So negative charge के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली इनवर्ड होगी। तो ये दो पॉइंट जो है वो थियरी में भी लिख सकते हैं, बट ये जो दो पॉइंट है वो आगे की थियरी समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट? तो मूव करते हैं नाइन्थ प्रॉपर्टी पे। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। Electric field lines come out of positive charge and go into the negative charge।
अगर हमारे पास अनलाइक चार्ज का एक सिस्टम है, जैसे यहाँ पे बताया, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का सिस्टम है, समझ लो यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, जैसा हमने लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा। वैसे ही ये नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पे देख लो कि ये वाली जो फील्ड लाइंस है वो अंदर की ओर है। तो अनलाइक चार्ज का जो सिस्टम हम लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो उसका आंसर ये है कि अगर हमारे पास लाइक चार्जेस है तो वो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। बट अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस है तो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े रहेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ये कहता है कि अगर कोई दो चार्ज को हम एक दूसरे के पास रखते हैं तो उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। बट जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो दर्शाता है कि यहाँ पे उसका एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट होगा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वीक है उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक ज्योमेट्री बनाई है हमने, और वो ज्योमेट्री है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो यहाँ पे देख लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। अगर इन दोनों को पास में रखते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू द नेगेटिव चार्ज। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर मान लो कि ये वाला प्लस क्यू चार्ज है और ये वाला माइनस क्यू चार्ज है, तो क्या होगा, सोचो अपने हिसाब से कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज हमने लिया होता तो एक सिमेट्री बनती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो होके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। अगर हम इस सेक्शन को यहाँ से डिवाइड करते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक सिमेट्री मिलती, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलती। तो ये बताता है कि अगर हम सेम इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस लेते हैं, जैसे ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। 10th प्रॉपर्टी जो है हमारी बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। फील्ड लाइन ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को कैसे बताया जाए। तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। सो फॉर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द मिडल पॉइंट, क्योंकि ये वाला चार्ज जो है ये वाले चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। उसकी मदद से ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जैसे ही एक दूसरे से दूर जाते हैं वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेके चले जाएंगे। तो लास्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज था, जिसमें पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और नेगेटिव चार्ज में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक पॉइंट मिला है वो पॉइंट बताया है कैपिटल एन, जिसे बोलते हैं नल पॉइंट। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रिपल्सन एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे। उसकी मदद से दोनों एक दूसरे से दूर रहने का ट्राई करेंगे, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला पॉइंट है वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता है, वहां पे हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं बता सकते हैं। सो ये वाला जो पॉइंट है वो नल पॉइंट होता है। So the null point in any region is defined by the point at which electric field or electric force is zero. So null point जो है वो ये बताता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ड्रॉ करने का बोले और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने का बोले, तो
तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो मूव करते हैं 11th प्रॉपर्टी पे। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस यानी हमारे पास ये कोई मेटालिक कंडक्टर है और उसी मेटालिक कंडक्टर पे हमने सेम अमाउंट का चार्ज लिया, यानी सेम अमाउंट के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो मान लो कि यहाँ पे है +1 माइक्रोकूलम और यहाँ पे भी है +1 माइक्रोकूलम। तो ऐसे सेम अमाउंट के चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सीधे से कंडक्टर से निकलती है। और आप देख सकते हो कि यहाँ से कैसी है, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है। सो कोई भी सरफेस पे आप चार्ज रखोगे तो वो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर निकलने वाली है, ये आपको याद रखना है। और फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर हो या फील्ड लाइंस ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर हो, सभी फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस से कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। बट नेगेटिव चार्ज हो तभी एक फर्क ये रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अंदर की ओर आती है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं 12th प्रॉपर्टी। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। तो क्लोज लूप जो है उसका मतलब हमें यहाँ पे समझना है कि अगर हम किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं मूव होने का और उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं तो हमने एक क्लोज लूप फॉर्म किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती? तो आप तो ये सोचोगे कि हम अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं और एक नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, जैसे यहाँ पे बताए एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो ये तो क्लोज लूप बनाता है ना। नहीं, यहाँ पे क्लोज लूप नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है, बट वापस से यहाँ से होके पॉजिटिव में वापस नहीं आती है। इसलिए वो क्लोज लूप नहीं बनाता है। उसका एक सिंपल रीजन है। सो उसका जो रीजन है वो हम ये दे सकते हैं कि इन ऑल केसेस, यानी हमने जो पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का भी केस देखा, इन ऑल केसेस वी सी दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स either from infinity or from a positive charge never come back to the same point। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई है वो वापस से यहाँ से होके वापस यहाँ नहीं आती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि दे डोंट फॉर्म क्लोज लूप्स, यानी ये जो हमें क्लोज लूप दिखता है बट ये क्लोज लूप नहीं है। ये वाली जो फील्ड लाइन है आप समझोगे कि ये क्लोज लूप है और ये वाला क्लोज लूप है, बट एक्चुअली में ये क्लोज लूप नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोज लूप का मतलब क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकले और वापस से नेगेटिव चार्ज में होके वापस यहाँ पे आए, तो वो होता है क्लोज लूप। क्लियर हो रहा है? Now, a path is said to be a closed loop if a body starts from a point, travels some distance and reach back to the same point, जैसा हमने यहाँ पे समझा। Or in the case of an electric field line, a line starts from a point and never comes back to the same point. So the electric field lines never form closed loops, जिसका हमने यहाँ पे डिटेल में रीजन पढ़ा। समझ में आ रही है बात, राइट? तो आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की प्रॉपर्टी। The number of lines originating or terminating on a charge is proportional to the magnitude of charge, which is mod q, यानी मैग्नीट्यूड है चार्ज का, is proportional to number of lines। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है बट इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो भी हमें अलग अलग तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेटिंग फॉर नेगेटिव चार्ज, उसको हम ये डायग्राम में इस तरह से बताते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है। पहला पॉइंट चार्ज है +16Q और दूसरा पॉइंट चार्ज है -4Q। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज A इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज B। तो A का जो मैग्नीट्यूड है वो 16Q है और B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो +4Q होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने के बाद
ये वाले चार्ज को हम नेगेटिव नहीं कंसीडर करते। सो आप देख सकते हो डायग्राम में भी जो 16Q वाला जो चार्ज है उस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ इस तरह से बताया और -4Q वाले चार्ज में टर्मिनेट होती है बट इतनी फील्ड लाइंस टर्मिनेट नहीं होती है। तो आप समझ लो कि हमारे पास दो अलग अलग चार्ज थे और अलग अलग चार्ज के मैग्नीट्यूड के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमें अलग अलग ड्रॉ करी है। सो जितना भी मैग्नीट्यूड ज्यादा उतनी फील्ड लाइंस ज्यादा होती है। सो ये था वीडियो लेक्चर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इतनी सारी प्रॉपर्टी जो हम सीखे, 13 प्रॉपर्टीज हमने सीखी। सो आप सिंपल सी प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो बट मैक्सिमम आपको 6 या 7 प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्लियर सी बात है। सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।